हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का अध्ययन करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने उत्पादन के आधार पर क्षेत्रक के बारे में बताया। उसमें क्षेत्रक बताए आपको प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि से संबंधित थे, द्वितीय क्षेत्रक जो उद्योगों से संबंधित थे और तृतीय क्षेत्रक जो सेवाओं से संबंधित थे, सर्विस सेक्टर था। अब संगठन के आधार पर हम जो है बताएंगे कि किस तरीके से क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है। तो संगठन के आधार पर दो तरीके के क्षेत्रक बनाए जाते हैं, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक क्या होते हैं? जो प्रॉपर गवर्नमेंट के रूल्स के अधीन बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो भी संगठन है उसका बाकायदा सरकार के पास या प्रशासनिक अधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होता है, और उसके अलावा उसमें जो सरकार के नियम और विनियम या शर्तें होती हैं उनको लागू किया जाता है। उनके अनुसार ये संगठन काम करेंगे, अन्यथा उनको काम करने को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा जो है अगर हम श्रमिक के नज़रिए से देखें तो कार्य के घंटे, कार्य की अवधि और उसको मिलने वाला वेतन के साथ कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद उसको कौन कौन से सुविधाएं मिलेंगी, वो सब पहले से ही डिफाइन रहता है, पहले से ही निश्चित रहता है, और उसी के अनुसार व्यक्ति को या श्रमिक को सुविधाएं मिलती रहती हैं। इसके बाद जो है, क्योंकि ये सरकार के जो नियम है उनके अधीन होता है, तो यहाँ जो है रोज़गार की सुरक्षा भी होती है। रोज़गार से हटाने या स्वयं अगर श्रमिक या कर्मचारी रोज़गार से हटना चाहता है तो उसके लिए भी नियम का पालन करना पड़ेगा। कुछ समय पहले ये संगठन का अपना नियम रहता है कि वो कितने पहले, किसी में 1 महीने होता है, किसी में 2 महीने। तो अगर संगठन व्यक्ति को हटा रहा है तो वो 1 या 2 महीने पहले उसको नोटिस देगा, या व्यक्ति स्वयं हटना चाहता है तो भी वो नोटिस दे करके ही हटेगा। तब ऐसी स्थिति में उसको उस अवधि का पूरा वेतन मिलेगा जिस अवधि तक उसने कार्य किया है। अगर बगैर नोटिस के हटता है तो फिर जो है उसको उस समय का वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर शोषण की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि श्रमिकों के, कर्मचारियों के अपने संगठन होते हैं और ये संगठन श्रमिकों और कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत जो असंगठित क्षेत्र होता है उसका कहीं भी पंजीकरण नहीं होता है। नियम विनियम कुछ क्षेत्रकों के होते तो हैं, लेकिन जो है उनको लागू करना कोई आवश्यक नहीं होता है, उनको कोई लागू नहीं करता है। इसके अलावा वहाँ कार्य अवधि या वेतन कितना मिलेगा या जो है कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ये जो भी संगठन होता है उसके अपना व्यक्तिगत मामला होता है कि वो किस श्रमिक को कितना वेतन दे रहा है या किस श्रमिक से कितना काम ले रहा है। तो ये सब जो है वो संगठन का अपना व्यक्तिगत मामला रहता है। इसके अलावा इनका रोज़गार भी बिल्कुल अनिश्चित रहता है, क्योंकि जैसे दुकानों पे काम करने वाले, घरों में काम करने वाले, ये सब असंगठित क्षेत्रकों में आते हैं। तो इनका जो रोज़गार होता है वो भी बिल्कुल अनिश्चित रहता है। वो किसी भी दिन, किसी भी समय रोज़गार से हटाए जा सकते हैं, उनके लिए कोई भी नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका क्योंकि कोई संगठन नहीं है, कोई श्रम संघ नहीं है, इसलिए जो है क्या है कि इनका शोषण भी भरपूर होता है। किसी किसी क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा शोषण होता है, और ये संगठन पर आधारित है कि वो श्रमिकों से किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जो है जो कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उनको असंगठित क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। तो आज ये संगठन के आधार पर क्षेत्रकों का विभाजन यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रकों के विभाजन की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।